हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ओन चैनल। और साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी के अपने एक पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का। तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सेमेस्टर 4 के वे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने बीएससी यानी वैल्यू एडेड कोर्स के तहत चयन किया है अपने पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथियों, अगर हम पेपर की बात करें तो ये पेपर हमारा 2 क्रेडिट का रहने वाला है, यानी 2 क्रेडिट का हमारा ये पेपर है। बहुत बड़ा पेपर हमारा नहीं रहेगा। 2 घंटे का समय आपको एग्जाम में दिया जाएगा इस पेपर को करने के लिए। तो 4 यूनिट इस पेपर के अंदर कंप्लीट है और 4 यूनिट में कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स आप लोगों को दिए गए हैं। तो बहुत बड़ा अपना सिलेबस नहीं है, इसीलिए मैंने कंप्लीट क्लास आपकी एक साथ रिकॉर्ड कर दी है ताकि आप सिंगल क्लास के अंदर सारे ही टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। साथियों, हमारा जो ये पेपर रहेगा ये 4 यूनिट्स के अंदर रहेगा और 4 यूनिट जो है हमारे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अलग-अलग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती है। तो सबसे पहली यूनिट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड रहेगी। अब देखो, इसके अंदर कुछ टॉपिक दिए गए हैं, है ना? मैंने भी इस वीडियो में आपके हर एक यूनिट के टॉपिक वाइज़ इन चीज़ों को कवर कर दिया है। जैसे फेडरल रिपब्लिक अपना एक टॉपिक है, रूल ऑफ लॉ है, सेपरेशन ऑफ पावर है, सॉवरेनिटी है, सोशलिज्म है, डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है और सर्वधर्म समभाव है। तो टॉपिक वाइज़ ही मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि आपके लिए बड़ी ही आसानी हो जाए टॉपिक्स को समझने के लिए। तो चलते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक्स के ऊपर, जो है हमारा फेडरल रिपब्लिक। अब साथियों देखो, इस वीडियो को इस तरीके से बनाया गया है कि आप चाहे इंग्लिश मीडियम के हों या चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट करने वाला है क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज में मैंने इसको बाइलिंगुअल समझा दिया है, ठीक है? तो अब देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये कहता है कि इंडिया एक फेडरल रिपब्लिक है। अब ये फेडरल रिपब्लिक क्या होती है, थोड़ा-सा इसको हम समझ लेते हैं। तो ए फेडरल रिपब्लिक इज़ ए सिस्टम वेयर द पावर ऑफ गवर्नेंस आर डिवाइडेड, ठीक है? पावर ऑफ गवर्नेंस क्या होता है? डिवाइडेड होता है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। हमारी फेडरल रिपब्लिक की एक स्पेशलिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर होता है या डिस्ट्रीब्यूशन पावर होता है। एक तरफ हमारी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यानी केंद्रीय सरकार होती है, और दूसरी तरफ क्या होता है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है यानी राज्य सरकार होती है ना? तो हमारे यहाँ भी यही सिस्टम लागू है जो इंडिया को इस रूप में परिभाषित करता है कि भारत क्या है, एक संघीय गणराज्य यानी एक फेडरल रिपब्लिक है। अब फेडरल रिपब्लिक के कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं तो हमारे और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पावर इज शेयर्ड बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल रिपब्लिक में क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ पावर होती है। कुछ पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होती है और कुछ पावर जो होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास में होती है, यानी दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। बोथ लेवल्स आर हैव देयर ओन राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द एरियाज ऑफ गवर्नेंस, ठीक है? बोथ लेवल, अब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों ही गवर्नमेंट के पास अपने अपने अधिकार होते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती है और अपना अपना एक क्षेत्र होता है जहां पर वो अपना गवर्नेंस करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली डिफाइज द सब्जेक्ट्स ऑन विच द यूनियन एंड द स्टेट कैन मेक द लॉज, ठीक है? देखो, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अधिकार है कि वो लॉज बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी वो अधिकार है कि वो लॉज बना सकती है। तो दोनों के बीच में कहीं भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साफ-साफ इस चीज़ को डिफाइन कर दिया गया है कि कौन-कौन से वो सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी और कौन-कौन से वो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ को बनाएगी। तो देख लेते हैं फटाफट इन तीनों चीज़ों को। वो कहते हैं कि हमारे संविधान के अंदर 3 सूचियाँ हैं। देयर आर द 3 लिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट वन इज़ द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट कौन सी होती है? वो सब्जेक्ट इसके अंदर शामिल किए गए हैं जिनके ऊपर राइट किसके, लॉ बनाने का राइट किसके है? यूनियन गवर्नमेंट को है, ठीक है? तो इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं यूनियन लिस्ट के अंदर, उन पर सरकार को, केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। दूसरी लिस्ट है दैट इज कॉल्ड स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं उनके ऊपर लॉ बनाने का जो राइट है वो किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। तीसरे प्रकार की लिस्ट हमारे पास है, वो है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट यानी इस लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को रखा गया है जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही सरकारें लॉ बना सकती है। जैसे आप कह सकते हो एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट यानी अपने स्टेट में उसको अपने तरीके से लागू कर सकती है। जैसे हमारी मेडिकल की फैसिलिटी होगी, यानी मेडिकल स्वास्थ्य जैसा क्षेत्र हो गया जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती है। लेकिन हमारी देश की सुरक्षा को लेकर के कोई भी कानून बनता है तो वो कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है? तो कुछ ऐसे सब विषय होते हैं जो क्या कर दिए गए हैं, अलग-अलग लिस्ट में रख दिए गए हैं और उन पे कानून कौन बनाएगा, कौन इन पे डिसीजन लेगा, उसको स्पष्ट तौर पे हमारे संविधान के अंदर बता दिया गया है। फेडरल गवर्नमेंट की एक और स्पेशलिटी होती है, वो क्या होती है? इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्फीयर्स, ठीक है? ये दोनों गवर्नमेंट जो होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र में क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है, यानी स्वतंत्र होती है, बट ऑल्सो वर्क टुगेदर फॉर द नेशंस वेलफेयर, ठीक है? भले ही दोनों गवर्नमेंट के पास अपने-अपने क्षेत्र होंगे,
होंगे और अपने-अपने राइट्स होंगे, लेकिन जब नेशनल वेलफेयर की बात आती है, जब राष्ट्र के कल्याण की बात आती है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों साथ मिल कर के काम करती है। इंडिया हैज़ रिटन कम्युनिकेशन, भारत का संविधान कैसा है? रिटन कम्युनिकेशन है, जो इस बात की गारंटी देता है कि शक्तियों का बँटवारा स्टेट और राज्य के पास में हो गया, यानी मौखिक रूप पे कुछ वर्णित नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ लिखित में है। तो कौन से विषय ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कौन से विषय ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्पष्ट रूप से हमारे संविधान के अंदर इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है? आगे बढ़ें उससे पहले यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल एजुनेक्स्ट विज़डम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और इसी तरीके से यूज़फुल कंटेंट्स हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़े ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपका ये चैनल ग्रो कर पाए और आपको और यूज़फुल ये कंटेंट दे पाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आगे चलते हैं। ये दूसरा टॉपिक आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मीन्स द लॉ इज सुप्रीम एंड एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। हमारे भारत का संविधान ये कहता है कि लॉ इज सुप्रीम, कानून का राज है, कानून सर्वोच्च है, कानून से ऊपर हमारे देश के अंदर कुछ भी नहीं है। एंड एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, और कानून के समक्ष सभी लोग क्या है? समान है, यानी कानून किसी के अंदर भी भेदभाव नहीं करता। की फीचर्स देख लेते हैं रूल ऑफ लॉ के। नो पर्सन इज अबव द लॉ, नॉट इवन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और द लीडर। हमारे देश का कोई भी नागरिक किससे ऊपर नहीं है? कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट का अधिकारी हो या कोई नेता ही भले क्यों ना हो। लेकिन हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से इस चीज का उल्लेख मिलता है, इस चीज को बताया गया है कि नो वन इज अबव लॉ, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। दूसरा रूल ऑफ लॉ का फीचर क्या है? ऑल इंडिविजुअल्स, हर व्यक्ति, हमारे देश का हर व्यक्ति, वेदर रिच और पुअर, पावरफुल और वीक, आर ट्रीटेड इक्वली बाय द लॉ। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे शक्तिशाली हो, चाहे कमजोर हो, कानून उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। कानून के समक्ष हर व्यक्ति बराबर है। एवरीवन मस्ट फॉलो द रूल्स एंड लॉज सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लीगल अथॉरिटीज। तीसरी चीज क्या है की फीचर्स लॉ का? कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने या फिर हमारी न्याय व्यवस्था ने, हमारी न्यायालयों ने जो लॉज सेट की हैं, जिन कानूनों को बनाया है, तो हम सभी को उन कानूनों को मानना चाहिए और उन कानूनों को फॉलो करना चाहिए। यानी कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर हम उन कानून को तोड़ेंगे, तो उन कानूनों को तोड़ने के पर हमारे लिए दंड का प्राविधान भी है, यानी पनिशमेंट का प्रावधान भी है। इसीलिए लीगल अथॉरिटीज और कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस कानून को बनाया है, हम सभी का कर्तव्य है कि हम उन कानूनों को फॉलो करें, ठीक है? सेपरेशन ऑफ पावर, हमारे संविधान के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है। सेपरेशन ऑफ पावर का अर्थ क्या होता है? मीन्स द डिवाइडिंग द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट इन द थ्री इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स, ठीक है? वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि शक्तियों और जिम्मेदारियों का विभाजन होगा, ठीक है? यानी गवर्नमेंट की जो शक्तियां होती है, देश किस तरीके से गवर्न करेगा, देश किस तरीके से चलेगा, देश का शासन किस तरीके से चलेगा, इसके लिए शक्तियां और जिम्मेदारियां जो होती है, वो तीन इंडिपेंडेंट ऑर्गन को दी गई है। यानी अलग अलग तीन इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स हमारे पास मौजूद हैं, जिनको उनकी शक्तियां दी गई है और उनकी जिम्मेदारियां दी गई है। यानी शक्तियों का विभाजन किया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है, ताकि हमारे यहाँ निरंकुश शासन ना हो और एक सही रूप में शासन व्यवस्था हमारी चले। अब ये थ्री ऑर्गन्स कौन है, इनकी बात कर लेते हैं। पहली हमारे यहाँ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर यानी विधायिका, ठीक है? विधायिका क्या हो गई? आपकी जैसे आपकी संसद हो गई, है ना? संसद के अंदर क्या होता है? संसद के अंदर एक तो होता है आपकी राज्यसभा, एक होती है आपकी लोकसभा। इन दो से मिलकर के तो संसद बनती है। तो संसद क्या करती है? मेक द लॉज फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए यानी देश के लिए कानून निर्माण का काम कौन करती है? आपकी लेजिस्लेचर करती है। जैसे हमारे देश का कानून कहाँ से बनता है? पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर के कोई विषय जो होता है, अध्यादेश जो होता है, वो क्या बनता है? कानून बनता है। तो कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई है? हमारे भारत के अंदर संसद के पास वो शक्ति निहित है। दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव। अब कानून तो बन गया, लेकिन उन कानूनों को लागू करने का काम कौन करेगा? इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करेगा? दिस इज द ड्यूटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी कार्यपालिका की ये ड्यूटी है कि वो जो कानून संसद के द्वारा बनाए गए हैं, उनको वो क्या करे? देश के अंदर लागू करे। इसके अंदर कौन कौन शामिल होते हैं एग्जीक्यूटिव में? हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए और काउंसिल और मिनिस्टर हो गए। ये सभी हमारी किसके अंदर शामिल रहते हैं? एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर रहते हैं। तीसरा हमारा अंग हो गया या ऑर्गन हो गया, जिसको हम कहते हैं जुडिशरी यानी न्यायपालिका। इंटरप्रेट्स लॉ, देखो कानून बन गया, कानून लागू भी हो गया। अब न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी क्या करते हैं? जुडिशरी एक्सप्लेन दैट लॉ, इंटरप्रेट दैट लॉ एंड डिलीवर जस्टिस, ठीक है? जस्टिस देने का काम करती है, न्याय देने का काम करती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारे यहाँ ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो क्या करती है?
कानूनों की व्याख्या करती है और कानून जो वर्णित हैं हमारे संविधान में उनके अकॉर्डिंग वो न्याय की व्यवस्था करवाती है। तो ये 3 ऑर्गन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं, जिनके पास अपनी-अपनी शक्तियाँ हैं और ये इंडिपेंडेंट है अपने-अपने क्षेत्र में। एक कानून का निर्माण करता है, दूसरा कानून को लागू करता है और तीसरा कानूनों की व्याख्या करता है और उसको जस्टिस देता है। ठीक है? आगे चलते हैं, की फीचर्स ऑफ द सेपरेशन ऑफ लॉ। ईच ऑर्गन वर्क इंडिपेंडेंटली। हर ऑर्गन जो होता है, हर एक अंग जो होता है स्वतंत्र रूप से काम करता है। नो ऑर्गन कैन इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ अनदर। कोई भी अंग किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करता है। एंश्योर चेक्स एंड बैलेंस सो नो वन बिकम्स सो पावरफुल। अब देखो, इन तीनों ही अंगों के ऊपर अपने-अपने नियंत्रण भी लगाए गए हैं ताकि कोई सा भी अंग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाए और बैलेंस तीनों अंगों के बीच में बना रहे। प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पावर एंड प्रमोट्स द अकाउंटेबिलिटी। अब क्या होता है, ये विभाजन होने से क्या होता है, मिसयूज ऑफ पावर को रोकता है एंड प्रमोट्स द अकाउंटेबिलिटी और हर एक अंग की जिम्मेदारी तय होती है। मेंटेन्स फेयरनेस, जस्टिस एंड गुड गवर्नेंस। न्याय, निष्पक्षता और अच्छे शासन को बनाए रखता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर से ये सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें मिलते हैं। कानून अच्छी तरीके से लागू होता है, कानून अच्छी तरीके से बनता है और कानून को के अकॉर्डिंग ही हर व्यक्ति को अपना जस्टिस मिलता है। यानी किसी प्रकार की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं हो सकता इस सेपरेशन ऑफ पावर के कारण और कोई भी अंग अपने आप में निरंकुश नहीं हो सकता, है ना? तो डेमोक्रेटिक वे हो गया ये एक अपने आप में कि हर व्यक्ति के हिसाब से कानून चलता है या एक लोक कल्याणकारी राज्य में जिस तरीके की कानून व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तरीके का शासन तंत्र होना चाहिए, वो सुचारू रूप से चलता है। सॉवरेनिटी अगला टॉपिक है हमारा सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी किसे कहते हैं? संप्रभुता। सॉवरेनिटी मीन्स द कंप्लीट फ्रीडम एंड सुप्रीम अथॉरिटी टू मेक डिसीजन विद इन द कंट्री एंड इन इंटरनेशनल मैटर। सॉवरेनिटी का मतलब क्या हो गया? सॉवरेनिटी का मतलब ये हो गया कंप्लीट फ्रीडम एंड सुप्रीम अथॉरिटी टू मेक डिसीजन विद इन द कंट्री एंड इन इंटरनेशनल मैटर। कि हमारे आंतरिक मुद्दे जो भी होंगे या हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो भी होंगे, हमको अपने आप को पूरी तरह स्वतंत्रता है, हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाएँ कि हमारे लिए क्या बेहतर हो सकता है। यानी हमारे पास निर्णय के करने की शक्ति स्वयं के पास है, किसी बाहरी हस्तक्षेप की हमें ज़रूरत नहीं है, कोई बाहर वाला हमें नहीं बताएगा कि किन परिस्थितियों में हमें किस अकॉर्डिंग व्यवहार करना है। तो सॉवरेनिटी क्या करती है? सॉवरेनिटी हमारे पास वो राइट है, वो फ्रीडम है, वो सुप्रीम अथॉरिटी है जिससे हम इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही लेवल पे अपने डिसीजन को स्वयं लेते हैं, किसी दूसरे के इंटरफेरेंस को यानी किसी दूसरे देश के इंटरफेरेंस को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। सॉवरेनिटी के कुछ की फीचर्स देख लेते हैं कि इंडिया इज फ्री टू मेक इट्स ओन लॉज एंड पॉलिसीज। भारत अपने खुद के कानून बना सकता है और खुद की पॉलिसीज बना सकता है, यानी भारत ही अपने कानून बनाएगा और भारत ही अपनी पॉलिसी बनाएगा और उसी के अकॉर्डिंग इंडिया चलेगा। सॉवरेनिटी ये कहती है। सॉवरेनिटी ये कहती है कि नो फॉरेन कंट्री कैन इंटरफेयर इन इंडियाज इंटरनल मैटर। भारत के आंतरिक मुद्दे अगर कोई हैं, भारत के आंतरिक मसले अगर कोई हैं, तो भारत ही उसके ऊपर निर्णय करेगा। किसी भी विदेशी ताकत को ये अधिकार नहीं है कि वो भारत के आंतरिक मामलों में क्या कर पाए, इंटरफेयर करे। इंडिया इज इंडिपेंडेंट इन इंटरनेशनल रिलेशन। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे होंगे, दूसरे देशों के संबंध कैसे होंगे, इस बात को तय भी कौन करेगा? भारत करेगा। भारत इसके लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। सॉवरेनिटी फिर कहती है इंडिया कैन मेक ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स विद एनी कंट्री। भारत किसी भी देश के साथ संधि कर सकता है और किसी भी देश के साथ समझौते कर सकता है किसी भी विषय पे। इसका निर्णय भी कौन करेगा? भारत ही करेगा। सॉवरेनिटी फिर कहती है कि द गवर्नमेंट इज आंसरेबल ओनली टू द पीपल ऑफ इंडिया। कि भारत किसी दूसरे देश के प्रति या दूसरे देश के नागरिकों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। भारत अपने लोगों के प्रति उत्तरदायी है, भारत अपने लोगों के प्रति अकाउंटेबल है। अगली बात सॉवरेनिटी कहती है कि एंश्योर्स द नेशनल प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। हमें राष्ट्रीय गौरव की भावना हमारे अंदर आए और आत्मसम्मान की भावना हमारे आए। आत्म गौरव को सुनिश्चित करने का काम भी कौन करता है? हमारी सॉवरेनिटी करती है। सॉवरेनिटी फिर काम करती है कंप्लीट फ्रीडम ऑफ गवर्नेंस एग्जिस्ट इन द कंट्री। सॉवरेनिटी है जो ये तय करती है कि देश में पूर्ण स्वतंत्र शासन की व्यवस्था होती है। कोई भी बाहरी ताकतें हमारे शासन व्यवस्था के अंदर किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करती। तो दीज ऑल आर द की फीचर्स ऑफ सॉवरेनिटी जो भारत को संप्रभु बनाते हैं। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है अपना सोशलिज्म। Socialism in India means the government works for the welfare of all, especially the poor and the disadvantaged, aiming for the social and the economic equality। अब सोशलिज्म का मतलब क्या हो गया? सोशलिज्म का मतलब ये हो गया कि भैया आपके यहाँ जो सरकार है ना, वो वेलफेयर ऑफ ऑल यानी सभी के भलाई के लिए काम करती है, सभी लोगों के कल्याण के लिए काम करती है और स्पेशली किन के लिए? जो अनप्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास कोई अधिकार नहीं है, विशेषाधिकार नहीं है, जो डिसएडवांटेज यानी वंचित वर्ग इस समाज का है, उन लोगों की भलाई के लिए काम करती है ताकि उनको सोशल यानी सामाजिक और इकोनॉमिक यानी आर्थिक इक्वलिटी
इक्वलिटी यानी समानता मिल पाए। यानी हमारे हमारे समाज में कुछ पिछड़े लोग हैं, हमारे समाज में कुछ वंचित लोग हैं जो किसी भी कारणवश आगे तरक्की नहीं कर पाए, तो हमारी गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ बनता है, हमारी गवर्नमेंट का ये ड्यूटी बनती है कि वो उन लोगों को आगे बढ़ने में मदद करे और उनको स्पेशल प्रोविज़न्स प्रोवाइड करवाए। तो सोशलिज़्म इसी बात की गारंटी देता है कि सरकार जो है सभी के वेलफेयर के लिए काम करे। सोशलिज़्म के कुछ की फीचर्स की अगर हम बात करें तो एम्स टू अचीव द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। सोशलिज़्म क्या चाहता है? सोशलिज़्म सोशल और इकोनॉमिक समानता चाहता है, यानी सामाजिक और आर्थिक समानता लोगों के बीच में होनी चाहिए। सोशलिज़्म कहता है वर्क टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है ना, उसको पाटने का काम भी सोशलिज़्म करता है। सोशलिज़्म इस डिस्टेंस को मिटाने का काम करता है। सोशलिज़्म एंश्योर्स द बेसिक नीड लाइक फूड, शेल्टर एंड हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर ऑल। ये हमारी बेसिक नीड है, हर व्यक्ति को ये मिलनी चाहिए। फूड मिलना चाहिए, शेल्टर शरण मिलनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए और एजुकेशन होनी चाहिए। तो सोशलिज़्म ही ये कहता है कि सभी व्यक्तियों को ये सभी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी। इनको सुनिश्चित करने का काम भी सोशलिज़्म करता है। सोशलिज़्म सपोर्ट्स सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को बताता है एंड वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वीकर सेक्शन, ठीक है? सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना और वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वीकर सेक्शन, और समाज का जो गरीब वर्ग है, समाज का जो वंचित वर्ग है, समाज का जो ऐसा वर्ग है जिसको अभी तक चीज़ों का फ़ायदा नहीं मिला, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएँ बनाने का काम और उनको सपोर्ट करने का काम भी सोशलिज़्म करता है। सोशलिज़्म गिव इम्पोर्टेंस टू द पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज़। सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी स्वामित्व वाली सेवाओं को महत्व देता है। यानी ऐसे नहीं कि प्राइवेट ओनरशिप को महत्व नहीं देता है, निजी क्षेत्र में महत्व नहीं देता है। सोशलिज़्म कहता है कि भैया पब्लिक सेक्टर्स यानी पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी स्वामित्व वाली जो सेवाएँ हैं, उन चीज़ों को प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिल पाएँ, ताकि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ मिल पाए। सोशलिज़्म का एम है टू रिमूव एक्सप्लॉइटेशन, वो शोषण को मिटाना चाहता है। सोशलिज़्म क्या करता है? शोषण को मिटाता है। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को मिटाता है सोसाइटी से। तो सोशलिज़्म का ये काम हो गया। सोशलिज़्म प्रमोट करता है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज। सोशलिज़्म फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यानी आय का समान वितरण हो और रिसोर्सेज यानी आपके यहाँ जितने संसाधन है उनका भी समान वितरण होने, सभी लोगों तक उनकी पहुंच हो, इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? सोशलिज्म करता है। अगला टॉपिक दिया गया है आपके डेमोक्रेसी। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वेयर द पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। देखो, भारत का जो लोकतंत्र है, भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पूरे विश्व में देखा जाएगा तो भारत का क्या है? इंडिया हैज़ द बिगेस्ट और द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पर लोग ही क्या करते हैं? एक साफ-सुथरे चुनाव के द्वारा, निष्पक्ष चुनाव के द्वारा, ठीक है? फेयर इलेक्शन यानी निष्पक्ष चुनाव के द्वारा सभी लोग क्या करते हैं? अपने नेताओं का चयन करते हैं। डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट बाय पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। लोगों का लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। की फीचर देख लो अब डेमोक्रेसी में होता क्या है या हमारी डेमोक्रेसी की खास विशेषता क्या है। तो इंडिया की डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। भारत की डेमोक्रेसी क्या है? पूरे संसार में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू वोटिंग। वोट के द्वारा हमारे यहाँ के नेताओं का चुनाव होता है। इलेक्शंस आर फ्री। वोटिंग करने में किसी प्रकार का क्या नहीं है? बंदिश नहीं है, फ्री है, स्वतंत्र चुनाव होते हैं, निष्पक्ष चुनाव होते हैं और रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। यानी लोगों के पास अधिकार है कि वो अगले चुनाव में अगर वर्तमान सत्ता से क्या नहीं है, खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वो आगे भी उसको बदल सकते हैं। यानी सत्ता परिवर्तन का अधिकार भी हमारे लोगों को दिया गया है। एवरी सिटीजन अबव द 18 हैज़ द राइटिंग टू वोट। ठीक है, 18 साल से कोई भी बड़ा युवा है तो उसके पास क्या है? अधिकार है। किस चीज़ का अधिकार है? वोट देने का अधिकार है। इक्वल वोटिंग राइट्स, वन पर्सन वन वोट। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी के पास वोटिंग राइट्स हैं। एक व्यक्ति का कितना वोट है? एक वोट है। सिटीजन्स एन्जॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड चॉइस। लोकतंत्र ये कहता है कि हमारे लोगों को फ्रीडम में स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है और चॉइस करने की स्वतंत्रता है ना? किसी भी पसंद को, अपनी पसंद का काम करने की स्वतंत्रता है। फिर हमारा डेमोक्रेसी कहता है कि गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल। हमारे यहाँ की सरकार ज़िम्मेदार होगी किसके प्रति? लोगों के प्रति ज़िम्मेदार होगी। फिर हमारा डेमोक्रेटिक प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स लाइक इक्वलिटी एंड जस्टिस। तो हमारे लोकतंत्र में ही इस तरीके की व्यवस्था की गई कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको हमारी डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करती है। फंडामेंटल राइट्स से इक्वलिटी और जस्टिस जैसी जो हमें राइट्स मिले हुए हैं, यानी सभी को न्याय व्यवस्था में बराबर का अधिकार मिले और सभी को समान रूप से समान चीज़ों का वितरण हमारे समाज के अंदर हो, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का काम भी हमारे लोकतंत्र ने किया है।
और फिर डेमोक्रेसी क्या करते हैं, पीपल कैन चेंज देयर लीडर्स थ्रू इलेक्शंस। अगर आप किसी सरकार से संतुष्ट नहीं है, अगर आप अपने नेता से संतुष्ट नहीं है, तो डेमोक्रेसी में इस बात का प्रोविज़न भी है कि अगले चुनाव में आप अपने नेता को चुन सकते हैं और अपने पसंदीदा नेता को या पसंदीदा सरकार का चुनाव करके आप राष्ट्र कल्याण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा सकते हैं। अगला पॉइंट है फिर सेक्युलरिज्म। इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया के पास कोई ऑफिशियल रिलीजन तो है नहीं। ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली एंड एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता ये कहती है, सेक्युलरिज्म हमारा ये कहता है कि इंडिया का कोई एक धर्म नहीं है। ठीक है, इंडिया का कोई एक धर्म नहीं है। ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। भारत में जितने भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, कोई भी धर्म हो, उन सभी के पास कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन सभी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एंड ऑल द रिलीजन्स विल बी ट्रीटेड इक्वली एंड एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। और हर व्यक्ति के पास अधिकार है। जन्म से आप किस धर्म में पैदा हुए हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास अपना एक अधिकार है, आप किस धर्म को मानते हैं और किस धर्म को आप फ़ॉलो करना चाहते हैं। इट इज़ द चॉइस ऑफ यू। ये आपकी चॉइस है। तो सेक्युलरिज़्म क्या करता है, किसी भी धर्म को अपनाने की आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब की फीचर देख लेते हैं सेक्युलरिज्म की। तो सेक्युलरिज्म कहता है कि इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। भारत का कोई एक धर्म नहीं है, भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। सेक्युलरिज्म कहता है कि ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बाय द स्टेट। राष्ट्र जो होगा किसी भी धर्म के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा और सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा राष्ट्र के द्वारा। फिर सेक्युलरिज्म कहता है कि सिटीजन कैन फॉलो, प्रैक्टिस एंड स्प्रेड एनी रिलीजन। हर नागरिक के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है और वो किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। फिर हमारा सेक्युलरिज्म कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन। किसी आप किस धर्म के हों, इस आधार पर कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रोहिबिट करने का काम करता है कौन, हमारा सेक्युलरिज्म। फिर सेक्युलरिज्म कहता है कि द स्टेट कैन नॉट फेवर एनी रिलीजन। कोई भी राष्ट्र जो है या कोई भी स्टेट जो है किसी भी धर्म का फेवर नहीं करेगा, क्योंकि स्टेट के लिए सभी धर्म जो हैं इक्वल हैं, इसलिए किसी धर्म विशेष का समर्थन कोई भी स्टेट नहीं करेगा। ये सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता कहती है। फिर सेक्युलरिज्म कहता है कि सिटीजन्स हैव द राइट टू चेंज देयर रिलीजन। अगर कोई व्यक्ति जन्म से किसी भी धर्म में पैदा हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके पास अधिकार है कि बाद में अगर उसे कोई अन्य धर्म पसंद आता है, तो वो अपने धर्म को परिवर्तन भी कर सकता है। फिर सेक्युलरिज्म कहती है कि इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, प्रैक्टिस एंड फेस्टिवल। आप हर रिलीजन के प्रति सम्मान दर्शाएँ, हर रिलीजन को क्या कहते हैं, धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए, त्योहारों का सम्मान किया जाना चाहिए और हर रिलीजन के अंदर जो भी प्रैक्टिस की जा रही है उन सभी का भी सम्मान होना चाहिए। सेक्युलरिज्म कहता है यानी सभी का धर्म का, सभी धार्मिक त्योहारों का, सभी धार्मिक परंपराओं का सम्मान हमारे देश के अंदर होना चाहिए। सेक्युलरिज्म इस बात को कहता है। सेक्युलरिज्म प्रमोट्स रिलीजन हार्मनी एंड नेशनल यूनिटी। सेक्युलरिज्म प्रमोट करता है किसको, रिलीजियस हार्मनी, धार्मिक सहिष्णुता को प्रमोट करता है और राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करता है। यानी ये सेक्युलरिज्म ही है जो धार्मिक सहिष्णुता और नेशनल यूनिटी ने राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करता है। फिर अगला टॉपिक है हमारे पास सर्वधर्म समभाव। ठीक है, सर्वधर्म समभाव एक टॉपिक दिया गया है। दिस इज यूनिक इंडियन कंसेप्ट विच मीन्स ऑल रिलीजन्स आर रिस्पेक्टेड इक्वली, प्रोमोटेड हार्मनी एंड ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल कम्युनिटीज। ये वास्तव में देखा जाए तो सर्वधर्म समभाव का जो टॉपिक दिया गया है वो इस इंडियन कंसेप्ट को दर्शाता है कि ऑल रिलीजियंस आर रिस्पेक्टेड इक्वली। सभी धर्मों का हमारे भारत के अंदर क्या होता है, बराबर का सम्मान होता है। प्रोमोटिंग हार्मनी, सभी धर्म क्या करते हैं, सर्वधर्म समभाव, ये तो कहता है सभी धर्म बराबर हैं और इस चीज से एक दूसरे धर्म के बीच में क्या होती है, गठजोड़ होता है, सहिष्णुता होती है, दो समुदायों के बीच में भ्रातृत्व की भावना आती है, हार्मनी आती है और ब्रदरहुड फैलता है अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में। यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब हैं भाई भाई। ये चीज कौन बताता है, ये सर्वधर्म समभाव ही बताता है कि अलग अलग धर्म के लोग जो होंगे वो सभी को सम्मान दिया जाएगा। सर्वधर्म सम्मान होने से एक दूसरे धर्म के प्रति रिस्पेक्ट पैदा होती है, कम्युनल हार्मनी होती है और आपसी भाईचारा कायम होता है। सर्वधर्म समभाव के अब कुछ की फीचर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। यूनिक इंडियन कंसेप्ट रोमोटिक रिलीजियस इक्वलिटी। सर्वधर्म समभाव एक यूनिक इंडियन कंसेप्ट है जो क्या करता है, रिलीजियस यूनिटी यानी धार्मिक एकता को बढ़ावा देता है, धार्मिक समानता को बढ़ावा देता है। सर्वधर्म समभाव इक्वल रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर ऑल रिलीजन। सभी धर्म को बराबर का सम्मान मिलेगा और सभी धर्म को क्या मिलेगा, ऑल रिलीजन्स को डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, सम्मान और आदर
इस सोसाइटी के अंदर मिलेगा, इसकी व्यवस्था भी सर्वधर्म समभाव करता है। सर्वधर्म समभाव ये कहता है कि बिलीव दैट ट्रूथ एग्जिस्ट इन ऑल रिलीजन, कि सर्वधर्म समभाव कहता है कि भैया सभी धर्मों के अंदर सत्य विद्यमान है, सभी धर्म आपको एक ही जगह लेकर के जाते हैं, सभी धर्म जो है आपको एक ही पाठ पढ़ाते हैं। ऐसा कौन मानता है? सर्वधर्म समभाव मानता है कि सभी धर्मों के अंदर सत्य मौजूद है। सर्वधर्म समभाव क्या कहता है? एनकरेजेस पीस, टॉलरेंस एंड ब्रदरहुड। अलग-अलग समुदायों के मध्य पीस स्थापित करने का यानी शांति स्थापित करता है, टॉलरेंस यानी सहिष्णुता स्थापित करता है और ब्रदरहुड यानी भाईचारे को प्रमोट करने का काम भी सर्वधर्म समभाव करता है। सर्वधर्म समभाव कहता है कि नो रिलीजन इज सुपीरियर और इन्फीरियर, कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं है, सभी धर्म बराबर हैं, सर्वधर्म समभाव ये कहता है। सर्वधर्म समभाव सपोर्ट करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता का सपोर्ट करने वाला हमारा सर्वधर्म समभाव ही है। फिर अगला टॉपिक है सर्वधर्म समभाव, ऑल रिलीजियंस लीड टू द सेम अल्टीमेट ट्रूथ। हमें ये कहता है कि भैया आप किसी भी धर्म को मानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंत सभी धर्मों का एक ही है, लक्ष्य सभी धर्मों का एक ही है और वो क्या है? उस शाश्वत सत्य को प्राप्त करना। और धर्म जो है उनके रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट ट्रूथ उनका एक ही है, वो सब हमें एक ही जगह लेकर के जाते हैं। सर्वधर्म समभाव क्या करता है? प्रमोट करता है सोशल हार्मनी एंड द नेशनल इंटीग्रेशन, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने का काम भी कौन करता है? आपका सर्वधर्म समभाव करता है। अब चलते हैं हमारी यूनिट 2 पर। यूनिट 2 है दैट इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज यानी संवैधानिक मूल्य क्या है उनके साथ डील करती है। इसके अंदर जस्टिस की बात की गई है। जस्टिस में 3 जस्टिस हैं आपके पास, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। फिर लिबर्टी की बात की गई है यानी स्वतंत्रता, थॉट की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। फिर इक्वलिटी की बात की गई है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ। फिर फ्रेटर्निटी की बात की गई है, डिग्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, इन सब की बात की गई है। तो टॉपिक वाइज हम इनकी भी एक-एक करके बात कर लेते हैं। देखो यूनिट सेकंड जो है हमारी डील करती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से, तो हम थोड़ा-सा ये जान लेते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आखिर होती क्या है। तो द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर द बेसिक मोरल एंड द एथिकल प्रिंसिपल दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ए कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज होती है ये क्या है? मॉरल, मॉरल यानी नैतिक एंड द एथिकल प्रिंसिपल, नैतिक और सामाजिक प्रिंसिपल है, नैतिक और सामाजिक कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो हमारे देश के संविधान की फाउंडेशन यानी नींव है, यानी हमारे देश के संविधान का आधार है। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसी नैतिक और सामाजिक सिद्धांत हैं जिनका जिक्र हमारे संविधान के अंदर किया गया है और वो हमारे संविधान के मूलभूत आधारों के अंदर शामिल है, यानी फाउंडेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन उनको कहा जाता है। दीज वैल्यूज यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज होते हैं, इनका काम क्या है? दीज वैल्यूज गाइड द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। कोई गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी उस गवर्नमेंट को गाइड करने का काम कौन करती है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज करती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या करती है? प्रोटेक्ट द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ इट्स सिटीजन। आपके देश के जो नागरिक हैं ना, उन देश के नागरिकों के अधिकार और उनके डिग्निटी यानी सम्मान को प्रोटेक्ट करने का काम भी आपकी यही कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज करती है। और जहां तक अगर हम भारत की बात करें तो दीज वैल्यूज आर मेनली रिफ्लेक्टेड इन द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके संविधान की जो प्रिएम्बल है, आपके संविधान की जो प्रस्तावना है ना, उसी प्रस्तावना के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का जिक्र किया गया है, उसी के अंदर इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को डिस्क्राइब किया गया है। तो सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जिसकी हम बात करेंगे वो क्या है? जस्टिस। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रिएम्बल है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिएम्बल में 3 प्रकार के जस्टिस की बात हुई है। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस। द फर्स्ट वन इज सोशल जस्टिस, फिर पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। आपको याद रखना है कितने प्रकार की जस्टिस की बात हुई है? 3 प्रकार की जस्टिस की बात हुई है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। Justice is one of the core constitutional values and is mentioned in first in the preamble of Indian Constitution. जस्टिस की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज यानी हमारे जितने भी संवैधानिक मूल्य हैं उन मूल्यों में सबसे कोर किसको माना गया है, सबसे मुख्य किसको माना गया है? इसी जस्टिस को माना गया है। और यही कारण है कि हमारी प्रियम्बल में सबसे पहले नंबर पर जिसका जिक्र हुआ है वो किसका जिक्र हुआ है? इसी जस्टिस का जिक्र हुआ है। तो जस्टिस इज द कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ये कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है और भारतीय संविधान के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसकी प्रस्तावना में, उसके प्रियम्बल में सबसे पहले जिक्र किसका हुआ है? इन्हीं जस्टिस का हुआ है। इट मीन्स जस्टिस का मतलब क्या होता है? दैट एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी ट्रीटेड फेयरली, इक्वली एंड विदाउट बायस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। देखो हर एक व्यक्ति जो होता है, हर एक व्यक्ति का एक सोशल जीवन भी होता है, सामाजिक जीवन होता है, पॉलिटिकल जीवन होता है और इकोनॉमिक जीवन होता है। तो वो किसी भी प्रकार का जीवन जी रहा हो फेयरली यानी उससे बिना किसी भेदभाव के, समान रूप से, बिना किसी पक्षपात के,
हर जीवन के हर चरण में उसके साथ समान व्यवहार हो, इस चीज़ की व्यवस्था कौन करता है? हमारा जस्टिस करता है। यानी किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करने का काम कौन करता है? हमारा जस्टिस करता है। एक व्यक्ति के साथ चाहे वो हमारा अपना सामाजिक जीवन जी रहा हो, अपना राजनीतिक जीवन जी रहा हो या अपना आर्थिक जीवन जी रहा हो, उसको फेयरली ट्रीट करा जाए, उसको इक्वली ट्रीट करा जाए और बिना किसी बायस के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के उसके साथ व्यवहार किया जाए। इस चीज़ की व्यवस्था करने का काम कौन करता है? हमारा जस्टिस करता है। अब इस जस्टिस को थोड़ा-सा जान लेते हैं, क्या होता है? जस्टिस के मीनिंग की अगर हम बात करें तो सोशल जस्टिस, ठीक है? जस्टिस 3 प्रकार का, पहले नंबर पे कौन-सा है? हमारा सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस क्या होता है? 3 प्रकार की जस्टिस होता है आपको, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। सोशल जस्टिस का मतलब सोसाइटी से डील करेगा। मीन्स द एन्श्योरिंग इक्वल ट्रीटमेंट, डिग्निटी एंड अपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स स्पेशली दोज़ हू आर सोशली और हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड। तो हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, ठीक है? हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो क्या है? वंचित वर्ग हैं, यानी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ कभी बराबर की नहीं मिली। तो ऐसे वंचित वर्गों को सम्मान देना, उनके साथ समान व्यवहार करना, उनको समान अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? सोशल जस्टिस करता है। यानी समाज के सभी लोगों को बरीबार बराबर अधिकार मिले, समाज के सभी लोगों को बराबर का सम्मान मिले और समाज के सभी लोगों को बराबर का अवसर मिले, अपॉर्च्युनिटीज़ मिले। इस चीज़ की व्यवस्था कौन करता है? हमारा सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का पर्पस क्या है? सोशल जस्टिस का पर्पस क्या है? टू रिमूव इनइक्वालिटीज़ बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड। कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, असमान व्यवहार किया जा रहा है, जो आपकी कास्ट को लेकर के हो सकता है, रिलीजन के आधार पे हो सकता है, जेंडर के आधार पे हो सकता है या इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पे हो सकता है। उस चीज़ को रिमूव करने का काम कौन करता है? सोशल जस्टिस। तो समाज से जाति के आधार पे, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या आर्थिक आधार पर अगर किसी भी प्रकार की असमानता है तो उसको रिमूव करने का काम कौन करता है? हमारा सोशल जस्टिस करता है। कौन-कौन लाभान्वित वर्ग हैं इससे? इससे किस-किस को फ़ायदा होता है? शेड्यूल कास्ट, ठीक है? एससी वर्ग जो हो गया, एसटी वर्ग जो हो गया, ओबीसी कास्ट जो हो गई, आपकी माइनॉरिटीज़ हो गई, महिलाएँ हो गई और पुअर हो गए। ये कुछ ऐसे वर्ग हैं जो समाज के वंचित वर्ग हैं या जिन लोगों को अपने इक्वल राइट्स नहीं मिले या जिनको हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं। जो भौतिक सुख-सुविधाओं से या नॉर्मल सुख-सुविधाओं से परे हैं, तो इनको न्याय दिलाने का काम कौन करता है? सोशल जस्टिस करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ-कहाँ इनका ज़िक्र किया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल जस्टिस की बात कहाँ की गई है? तो हमारा आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 46, ये 4 आर्टिकल है ना? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 46। जो भारतीय संविधान के ये 4 आर्टिकल हैं, ये प्रमोट करते हैं किसको? सोशल जस्टिस को थ्रू अफर्मेटिव एक्शन ऑन द प्रोटेक्टिव लॉज़, ठीक है? कल्याणकारी नीतियों का इनमें ज़िक्र किया गया है और एक्शन की बात की गई है, प्रोटेक्शन की बात की गई है, संरक्षण देना चाहिए ऐसे लोगों को, है ना? तो हमारे भारतीय के संविधान में लगभग 15, 16, 17, 46, 15, 16, 17, 46 ये सभी संविधान में आरक्षण का ज़िक्र करते हैं इनके अंदर इनके प्रोटेक्शन यानी संरक्षण किया जाए, यानी समाज में इनके साथ भेदभाव ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने का काम और इनके लिए अलग-अलग नीतियाँ, अलग-अलग योजनाएँ जो सरकार चला रही है, उनको प्रमोट करने का काम भी संविधान में इन आर्टिकल्स के तहत किया गया है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे रही है इन एजुकेशन एंड जॉब्स में, स्कॉलरशिप दे रही है ऐसे लोगों को ताकि वो क्या कर पाएँ, अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ, अच्छी शिक्षा ले पाएँ, अच्छे जॉब को प्राप्त कर पाएँ। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन उनको डिस्क्रिमिनेशन में भेदभाव उनके साथ ना हो, उससे उनको प्रोटेक्ट करने का काम गवर्नमेंट हमारे लिए इनके लिए कर रही है एंड द वेलफेयर स्कीम्स फॉर द बैकवर्ड कम्युनिटीज़ और बैकवर्ड जिनको कहा जा रहा है यानी पिछड़ा वर्ग जिनको कहा जा रहा है, जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएँ चलाने का काम भी कौन कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं, ए ट्राइबल स्टूडेंट्स, ठीक है? एक जनजाति का लड़का है रिसीविंग द फ्री हायर एजुकेशन एंड द हॉस्टल फैसिलिटीज़। सरकार उसको क्या कर रही है? हायर एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करा रही है, उसको हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करा रही है। इसी को हम सोशल जस्टिस कहते हैं। दूसरा जस्टिस है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस की अगर मीनिंग की हम बात करें तो मीन्स द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस टू कास्ट, रिलीजन, जेंडर, वेल्थ एंड एजुकेशन। किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों ना होगा, उसके पास सबके पास बराबर के पॉलिटिकल राइट्स होंगे, ठीक है? सभी नागरिकों के लिए बराबर के पॉलिटिकल राइट्स होंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी जेंडर के हों, चाहे कितने भी पैसे वाले हों और कितने भी पढ़े लिखे हों, इस बात पर किसी भी प्रकार से उनके साथ राजनीतिक अन्याय नहीं होगा। यानी पॉलिटिकल राइट सभी लोगों के लिए बराबर है, सभी लोगों को चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार भी है। पर्पस क्या है? टू एंश्योर दैट एवरी सिटीजन हैज़ इक्वल वॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी नागरिकों की समान भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? हमारा पॉलिटिकल जस्टिस करता है। मुख्य अधिकार क्या है? वोट राइट।
ठीक है? ऐसा नहीं कि भैया किसी जाति के आधार पर इसको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है टू कंटेस्ट इलेक्शंस। सभी लोगों को क्या है, कंटेस्ट इलेक्शनली चुनाव लड़ने का अधिकार है। राइट टू फॉर्म और ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है या पॉलिटिकल पार्टी को बना सकता है। एंड राइट टू एक्सप्रेस पॉलिटिकल ओपिनियंस, और कोई भी व्यक्ति अपने राजनीतिक विचारों को रख सकता है। इस आधार पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और सभी लोगों को इस प्रकार की फ्रीडम दी जाएगी, इस प्रकार की न्यायपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को फॉलो कर सकता है, किसी भी राजनीतिक विचारों को वो रख सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ-कहाँ इसका ज़िक्र किया गया है, तो आर्टिकल 326, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो हमारे भारतीय संविधान के हैं, वो गारंटी देते हैं, किस चीज़ की, पॉलिटिकल इक्वलिटी की गारंटी देते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की गारंटी देते हैं और एडल्ट सफ़्रेज यानी वयस्क लोगों को मत देने का अधिकार होगा, इस चीज़ की गारंटी भी हमारे संविधान में दी गई है, इसके प्रोविज़न्स किए गए हैं। सरकार इसके लिए क्या कर रही है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की सुविधा प्रोवाइड करा रही है, यानी किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं है और निष्पक्ष चुनाव आपके देश में होते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ यानी 18 प्लस एज का कोई व्यक्ति है, तो आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको वोट देने का अधिकार है, उसके लिए वोटर आईडी को क्या किया जाएगा, वोटर आईडी उसके लिए जारी की जाती है, नहीं मत दाता जो पहचान पत्र है, ईवीएम की व्यवस्था उसके लिए की जाती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एससी एसटी वुमेन इन द लोकल बॉडी और स्थानीय जो निकाय हैं आपके, स्थानीय जो बॉडीज़ है आपकी, लोकल बॉडीज़ जो हैं, उसके अंदर क्या किया गया है, एससी एसटी की महिलाओं को भी प्रमोट करने का काम किया गया है। उनको प्रतिनिधित्व का वहाँ पे मौका दिया गया है, अपॉर्च्युनिटी दी गई है। एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, ए पुअर वुमन फ्रॉम ए रूरल विलेज बिकमिंग ए सरपंच थ्रू द फेयर इलेक्शन। हमारे यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था है, पॉलिटिकल जस्टिस है कि एक छोटे से छोटे गरीब घर की महिला भी है, वो चुनाव लड़ सकती है और सरपंच अपने गाँव की बन सकती है। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, ठीक है? इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर किस चीज़ की बात की गई है, उसको भी देख लेते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस का अगर हम अर्थ देखें, तो इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स द फेयर एंड इक्वल एक्सेस टू इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटी, रिसोर्सेज, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल सिटीजन। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है? आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि भैया सभी नागरिकों को, सभी जितने भी नागरिक आपके देश के, आपके राष्ट्र के हैं, उनको आर्थिक अवसर, संसाधन, आय और रोजगार तक समान और न्यायपूर्ण पहुँच हो, ठीक है? यानी हर व्यक्ति को, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, उसके आधार पे उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, उसको सारी बराबर की इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ मिले, इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ मिले, उसके साथ इनकम में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, एम्प्लॉयमेंट में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो और संसाधनों की उसे किसी भी तरीके की कमी नहीं हो। इकोनॉमिक जस्टिस का अर्थ यही होता है, यानी इकोनॉमिक आर्थिक रूप से न्याय सभी व्यक्तियों के पास मौजूद हो, सभी व्यक्तियों को काम करने का, सभी व्यक्तियों को बराबर की आर्थिक अपॉर्च्युनिटी अवसर प्रदान करने का, सभी लोगों को आय का, सभी लोगों को संसाधनों का अ, फ़ायदा मिले, उनको इस चीज़ की अपॉर्च्युनिटी में यही अपॉर्च्युनिटी बराबर रूप से मिले, इसी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? इकोनॉमिक जस्टिस करता है। पर्पज़ क्या है? टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड एंश्योर दैट नो वन सफर्स ड्यू टू पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन। आर्थिक न्याय इस बात की गारंटी देता है, इस चीज़ को सुरक्षित करता है कि हमारे समाज में इकोनॉमिक आधार पर असमानता ना हो। नो वन सफर्स ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण किसी भी व्यक्ति का शोषण ना हो और कोई भी इससे पीड़ित ना हो, इसीलिए इकोनॉमिक जस्टिस की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। मुख्य एरिया को अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले भैया सभी को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल वेज सभी को बराबर का मेहनताना मिले, एक्सेस टू वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, संसाधनों तक सभी की पहुंच हो, सपोर्ट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और आर्थिक न्याय ही क्या कहता है, जो समाज में कमजोर वर्ग है, जो समाज में वंचित वर्ग है, उनको सपोर्ट मिले आर्थिक रूप से, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन में इसके कहाँ-कहाँ सपोर्ट किए गए हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी हमारी जो नीति निर्देशक तत्व है ना, उसमें इसकी व्यवस्था की गई है। संविधान के अंदर जिन नीति निर्देशक तत्वों का ज़िक्र किया गया है, उनके अंदर इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। इसमें आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 41 और आर्टिकल 43 है। ये गाइड द स्टेट, ये स्टेट को गाइड करते हैं टू वर्क फॉर रिड्यूसिंग इनकम गैप्स एंड प्रमोटिंग वेलफेयर। ये स्टेट को गाइड करते हैं, ये भैया आप अपने-अपने क्षेत्र में क्या करो, इस इनकम गैप को दूर करने की कोशिश करो और प्रमोटिंग वेलफेयर यानी लोक कल्याण की भावना को प्रमोट करने का काम करो। सरकारी उपाय क्या है? सरकार ने क्या-क्या इसके लिए योजना चलाई है? तो देखो, मनरेगा एक ऐसी व्यवस्था थी जो चलाई थी, ठीक है? मनरेगा एक ऐसी व्यवस्था थी जो गवर्नमेंट ने चलाई थी, जहाँ पर रूरल एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी गई थी। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है? फूड में, ठीक है? अनाज के ऊपर आप देखते हो ₹2 किलो चावल मिलते हैं, गेहूँ मिलते हैं, हमारी व्यवस्था होती है, तेल की व्यवस्था होती है, स्वास्थ्य की निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है गवर्नमेंट ने और एजुकेशन की निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों तक इस चीज़ की पहुँच नहीं है। तो गवर्नमेंट अलग-अलग माध्यमों से प्रोविज़न्स कर रही है। गवर्नमेंट मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कराने का काम कर रही है। गवर्नमेंट सब्सिडीज़ ऑन फूड, फूड पर सब्सिडी दे रही है, फ्यूल पर सब्सिडी दे रही है, हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करा रही है और एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है।
मिनिमम वेज के लो, कम से कम इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। ये मिनिमम वेज का कानून का निर्धारण गवर्नमेंट कर रही है, फाइनेंशियल एड दे रही है और स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है। तो गवर्नमेंट भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक न्याय को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। उदाहरण देख सकते हो आपका, ये पुअर लेबरर रिसीविंग 100 डेज ऑफ गारंटी वर्क वेजेस अंडर द मनरेगा। एक गरीब भी 100 दिन का रोजगार की गारंटी मिल रही है उसको मनरेगा के तहत। तो ये आर्थिक न्याय है जो गवर्नमेंट देने का प्रयास कर रही है। आगे है लिबर्टी। लिबर्टी में दो प्रकार, लिबर्टी में बात की गई थॉट की लिबर्टी, एक्सप्रेशंस की लिबर्टी, बिलीव, फेथ और वर्शिप। ठीक है, इन अब इनकी भी टॉपिक वाइज बात कर लेते हैं। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी मीन्स द फ्रीडम ऑफ एवरी सिटीजन टू थिंक, स्पीक, बिलीव, हैव फेथ एंड वर्शिप विदाउट फियर। लिबर्टी का मतलब क्या है कि हर नागरिक को सोचने की, बोलने की, विश्वास रखने की, आस्था रखने की और पूजा करने की आजादी हो। इट अलाउज पीपल टू मेक पर्सनल चॉइस एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली। ये अलाउ करती है कि व्यक्ति अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार काम कर पाए और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर पाए। यानी लिबर्टी एक स्वतंत्रता है आपके एक्सप्रेशंस की, आपके किसी भी विचार को मानने की, किसी भी धर्म में आप विश्वास रखते हैं, हर चीज़ की स्वतंत्रता, वो लिबर्टी है और उसके प्रोविज़न भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। अब देख लेते हैं लिबर्टी के बारे में। लिबर्टी थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की बात करें तो लिबर्टी का अर्थ क्या होता है? लिबर्टी इज द पर्सनल फ्रीडम टू थिंक, स्पीक, बिलीव एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द वंस ओवन विल विदाउट फियर और प्रेशर। हम बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के अगर अपनी भावनाओं को अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम विश्वास कर पा रहे हैं और अकॉर्डिंग अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अगर हम एक्ट कर पा रहे हैं, एक्शन कर पा रहे हैं बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, तो हम लिबरेट हैं, हम स्वतंत्र हैं। और इसी प्रकार की व्यवस्था हमारे संविधान के अंदर की गई है। या हमें आज़ादी है। किस चीज़ की आज़ादी है? आज़ादी है टू थिंक, सोचने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, विश्वास करने की आज़ादी है और अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करने की आज़ादी है। बिना किसी भय के, बिना दबाव के हम ये काम कर सकते हैं। थॉट की अगर हम बात करें तो फ्रीडम टू थिंक फ्रीली फ्रॉम पर्सनल व्यूज एंड ओपिनियंस विदाउट इंटरफेरेंस। बिना किसी बाहरी दखल-अंदाज़ी के हम किसी भी मुद्दे पर स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं और स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को रख सकते हैं। ये सोचने की आज़ादी है कि हमारे सोचने पर कभी किसी प्रकार की कोई बाध्यता ना हो। एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस आइडियाज़ थ्रू स्पीच, राइटिंग, आर्ट और मीडिया। फिर हमारी विचारों को अभिव्यक्त करने के हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं। हम बोल करके, हम लिख करके, आर्ट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपने विचारों का अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो वो हम किसमें, कानून के दायरे में रह करके अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस चीज़ की व्यवस्था भी हमारे संविधान के अंदर की गई है। बिलीफ, राइट टू होल्ड एनी पर्सनल एंड फिलोसॉफिकल बिलीफ, एथेइज्म, स्पिरिचुअली हम कोई भी बिलीफ रखते हैं। हम आस्तिक भी हो सकते हैं, हम नास्तिक भी हो सकते हैं, हम स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से किसी भी प्रकार के विचारों को रखें, दार्शनिक विचारों को रखें। हमें इस चीज़ की स्वतंत्रता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी दर्शन को मान सकते हैं, हम आस्तिक भी रह सकते हैं, हम नास्तिक भी रह सकते हैं, कोई भी हमें बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है? आगे चलते हैं। लिबर्टी में फिर बात की गई है फेथ, आस्था की बात की गई है। फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन और आइडियोलॉजिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू वन्स कॉन्शियंस। हमारी आत्मा जिस चीज़ को गवाह कर रही है, हमारे अंतर्मन से जिस चीज़ की आवाज़ आ रही है, हम उस धर्म का पालन कर सकते हैं। हम उस विचारधारा से सरोकार रख सकते हैं, हम किसी भी धर्म में आस्था रख सकते हैं। इस चीज़ की स्वतंत्रता भी हमें प्रोवाइड कराई गई है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। वर्शिप की अगर बात करें तो राइट टू वर्शिप एनी डीटी नो एंड और नॉट वर्शिप एट ऑल एज़ पर द इंडियन चॉइस। हम चाहें तो पूजा करें और हम चाहें किसी भी देवी-देवता की पूजा करें और हम चाहें तो पूजा ना भी करें। हमारी अपनी चॉइस है, हमारे ऊपर कोई बाध्यता संविधान में इस प्रकार की नहीं है। संविधान में कहाँ-कहाँ इसके प्रोविज़न किए गए हैं? आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 25 से 28 ये कहते हैं कि भैया रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए, किसी भी धर्म को मानना चाहिए, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, किसी भी धर्म को प्रमोट कर सकते हो एंड प्रोटेक्ट लिबर्टी। और हमारी लिबर्टी, हमारी स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करने का काम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन आर्टिकल्स में किया गया है। लिमिटेशन, सीमाएँ भी हैं। फ्रीडम मस्ट नॉट हार्म अदर्स। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुँचाएँ, दूसरों का निरादर करें। संविधान का मतलब क्या होता है कि आप दूसरों को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचाएँ। थ्रेटन नेशनल यूनिटी। आप राष्ट्रीय एकता को नुकसान ना पहुँचाएँ या फिर किसी भी प्रकार के कानूनों को ना तोड़ें। तो आपकी लिबर्टी की कुछ क्या है, कुछ आपकी लिबर्टी की बाउंड्रीज़ भी है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। उन बाउंड्रीज़ में रहते हुए आपको अपनी लिबर्टी का उपयोग करना है। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। पर्सन पीसफुली ऑफरिंग नमाज़। एक व्यक्ति ये नमाज़ अदा कर सकता है, विजिटिंग अ टेंपल, किसी भी मंदिर में जा सकता है, चूज़िंग टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन एट ऑल, और ये भी चूज़ कर सकता है कि वो किसी भी धर्म को ना माने। तो किसी भी चीज़ पे आप कर सकते हो, सरोकार रखते हो। आप किसी धर्म से सरोकार रख सकते हो, आप उसको फॉलो कर सकते हो, आप मंदिर जा सकते हो, आप मस्जिद जा सकते हो, आप गुरुद्वारे जा सकते हो, आप चर्च जा सकते हो और आपकी इच्छा करते हुए करे तो आप किसी भी धर्म को नहीं भी मान सकते। इस प्रकार की कोई भी बाध्यता हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है। फिर इक्वलिटी की बात की गई है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी एप्लीकेशन ऑफ द लॉज़ की बात की गई है। Everyone, whether rich or poor, powerful or weak, is subject to the same law. No one has
द स्पेशल प्रिविलेज और इम्यूनिटी। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पावरफुल हो, चाहे वीक हो, वो कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। किसी को भी कानून के समक्ष किसी भी प्रकार का विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं? इक्वलिटी बिफोर लॉ कहते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉज। लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल इन द सिमिलर सर्कमस्टांसेस। द स्टेट में ऑल्सो टेक स्पेशल स्टेप्स टू हेल्प डिसएडवांटेज ग्रुप। अब देखो, आप कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना होंगे, लेकिन कानून के समक्ष आप बराबर हैं। आपने किन परिस्थितियों में कैसा अपराध किया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सजा मिलेगी। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रिच हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, है ना? किस भी सेक्शन से आप बिलॉन्ग करते हो, लेकिन आपको इक्वली लॉ के समक्ष ट्रीट किया जाएगा। लेकिन उसी के साथ स्टेट चाहे तो उसके पास ये प्रोविज़न है कि वो जो डिसएडवांटेज लोग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उनके लिए एक सकारात्मक कदम उठा सकता है, जिससे कि ऐसे वर्ग की मदद की जाए। उनको ये उनके जो प्रोटेक्शन है, उनके जो राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है? डिसएडवांटेज वर्ग के लिए स्टेट प्रोविजंस कुछ कर सकता है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ-कहाँ सपोर्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 कहता है कि बोथ कांसेप्ट्स ऑफ इक्वलिटी, ठीक है? दोनों सिद्धांतों की प्रेरित करता है। पर्पस क्या है? टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर या फिर पैसे के नाम पर अगर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसको एलिमिनेट करने का काम कौन करता है? ये इक्वलिटी बिफोर लॉ। अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, और यही है जो रूल के यानी कानून के शासन को सर्वोपरि बनाता है। एंड एंश्योर जस्टिस फॉर ऑल, और सभी को न्यायपूर्ण व्यवस्था यहाँ पे मिले, सभी को न्याय समान मिले, इसकी व्यवस्था भी कौन करता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। एग्जाम्पल देख सकते हो, ए मिनिस्टर एंड ए कॉमन मैन रिसीव द सेम लीगल ट्रीटमेंट फॉर द सेम क्राइम। चाहे आप मिनिस्टर हो, चाहे एक सामान्य आदमी हो, अगर आपने कोई अपराध किया है और एक जैसा अपराध है, चाहे वो कॉमन मैन ने किया हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ ने किया हो, तो हमारे कानून में उनके लिए कोई अलग-अलग व्यवस्था नहीं है। उनको उस अपराध के लिए क्या मिलेगी? एक ही सजा दी जाएगी। रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, इक्वल प्रोटेक्शन इन एक्शन, और इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ में क्या दी गई? रिजर्वेशन पॉलिसी दी गई है। एसटी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण जो है, वो हमारे समान सुरक्षा का उदाहरण है, ठीक है? समान सुरक्षा इन लोगों को मिली गई है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन देखें तो द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज क्लासिफाइंग पीपल बट ओनली द रेशनल ग्रुप्स, इजी अपलिफ्टमेंट एंड प्राइवेट क्लास। संविधान समझदारी से वर्गीकरण की इजाजत देता है। जैसे पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए केवल लेकिन केवल तार्किक आधारों पर। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है? हमें अपनी सहमति देता है। क्लासिफाई पीपल बट ओनली ऑन रेशनल ग्रुप, के लोगों का वर्गीकरण तो देता है, लेकिन लोगों का वर्गीकरण क्यों? उनके उत्थान के लिए, ताकि उनके लिए अच्छे काम या कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा सके। अगला टॉपिक दिया गया है फिर फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी की बात की गई है, डिग्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात की गई है। फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या होता है? फ्रेटर्निटी मीन्स ए स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग ऑल सिटीजन्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज और रिलीजन। बंधुता का अर्थ क्या है? कि सभी नागरिकों के बीच में भाईचारे की भावना, आपसी सम्मान की भावना। वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, कोई भी भाषा बोलते हों, किसी भी क्षेत्र में रह रहे हों, किसी भी लिंग के हों, अमीर हों, गरीब हों, लेकिन उन सब में भाईचारे की भावनाओं को प्रमोट करने का काम कौन करती है? फ्रेटर्निटी करती है। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं। एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड विद ऑनर, इक्वलिटी एंड कंपैशन। ह्यूमन डिग्निटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड। प्रत्येक व्यक्ति के साथ आपको सम्मान सम्मान देना है, समानता से व्यवहार करना है, और उसके साथ कंपैशन, कंपैशन यानी सहानुभूति, करुणा का भाव आपको हर व्यक्ति के साथ में रखना है। उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी मानव को मानव समझना चाहिए और प्रत्येक मानव को सम्मान दिया जाना चाहिए, समानता का व्यवहार होना चाहिए, उसके साथ कंपैशन यानी करुणा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। ह्यूमन डिग्निटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड। मानवीय गरिमा की रक्षा होना चाहिए। कोई इंसान इंसान है, इस कारण से हमें क्या करना चाहिए? उसको सम्मान देना चाहिए, उसकी डिग्निटी की रक्षा करनी चाहिए। क्यों ज़रूरी है ये? इन डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, फ्रेटर्निटी प्रमोट्स सोशल पीस एंड रिस्पेक्ट अक्रॉस द कम्युनिटी। भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत में अलग-अलग धर्म के, अलग-अलग जाति के, अलग-अलग वर्ग के लोग रहते हैं। इसीलिए बंधुता, सामाजिक शांति और समुदायों के बीच सम्मान को बढ़ावा देने के लिए ये फ्रेटर्निटी की भावना बहुत भी ज़रूरी है, क्योंकि अलग-अलग संप्रदाय के लोग हमारे बीच में रहते हैं, तो उन सभी संप्रदायों के बीच सौहार्द बना रहे, शांति बने रहे और एक सहिष्णुता बनी रहे। इसीलिए हमारे यहाँ इस फ्रेटर्निटी की ज़रूरत है। आगे बात करते हैं हम फ्रेटर्निटी की, तो यूनिटी ऑफ द नेशन। फ्रेटर्निटी हेल्प सिटीजन टू स्टे यूनाइटेड बियॉन्ड डिफरेंस से रिलीजन एंड लैंग्वेज एंड कल्चर। हमारे देश के ऊपर कभी किसी प्रकार का खतरा मंडरा जाता है, तो हम इस बात से कोई सरोकार नहीं रखते हमारा धर्म क्या है, हमारी भाषा क्या है, हम किस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, बल्कि हम सब क्या होते हैं? राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीय गौरव के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबके सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और एक साथ हम राष्ट्र के सपोर्ट में आ जाते हैं। इसी चीज़ को प्रमोट करने का काम कौन करता है? हमारी फ्रेटर्निटी करती है। इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्रीय अखंडता। सिटीजन मस्ट प्रोटेक्ट इंडिया सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल यूनिटी विद द शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी।
नागरिकों को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा को साझा ज़िम्मेदारी करनी चाहिए, ठीक है? यानी हम लोगों की ज़िम्मेदारी है। हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि भारत एक बना रहे, हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि भारत भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर बँटा नहीं हो। तो उस इंटीग्रिटी को प्रमोट करने का काम कौन करता है? हमारा फ्रैटर्निटी की भावना करती है। भारत के संविधान में कहाँ ज़िक्र है? भारत के संविधान में मेंशन इन द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल के अंदर एंड सपोर्टेड थ्रू द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 15(1) ए, ठीक है? एक तो हमारी प्रीएम्बल में ही मेंशन किया गया है और दूसरा हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य जो हैं, उनके आर्टिकल 51 ए के अंदर भी इसका ज़िक्र किया गया है। एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें तो देखो, पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द फेथ्स स्टैंडिंग टुगेदर इन द टाइम्स ऑफ नेशनल क्राइसिस। अभी आपको बता दिया कि राष्ट्रीय खतरा कहीं मंडराता हुआ नज़र आता है, तो हम किसी भी धर्म को मानते हों, हम किसी भी भाषा को फ़ॉलो करते हों, हम किसी भी क्षेत्र के निवासी हों, लेकिन राष्ट्र के लिए हम सभी एकजुट हो जाते हैं। आगे चलते हैं यूनिट 3 के अंदर। यूनिट 3 जो डील करती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ से डील करती है कि हमारे मौलिक कर्तव्य क्या-क्या हो सकते हैं, देश के प्रति हमारी क्या-क्या ज़िम्मेदारी है, उससे हमारी यूनिट 3 डील करती है। तो इसके अंदर आपको दिया गया है, रिफ्लेक्टिंग ऑन द एंशिएंट इंडियन नोशंस ऑफ द राइटियसनेस एंड द ड्यूटी ऑफ कॉन्शियसनेस, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51 ए के, लीगल स्टेटस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़, जुडिशियल अप्रोच। तो ये कुछ टॉपिक है जो यूनिट 3 के अंदर दिए गए हैं। अब वन बाय वन हम इन सब की भी बात कर लेते हैं। यूनिट 3 का जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, मौलिक कर्तव्य जिन्हें हम कहते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 ए में ए से लेकर के तक जो है, उसके अंदर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ज़िक्र किया गया है। तो जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर द मोरल ऑब्लिगेशन, ठीक है? ये मोरल ऑब्लिगेशन है ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिमाइंड पीपल दैट द राइट्स एंड द ड्यूटीज़ गो हैंड इन हैंड। तो ये क्या है? प्रत्येक भारतीय की नैतिक जिम्मेदारी है, प्रत्येक भारतीय नागरिक का नैतिक दायित्व है, यानी मॉरल एब्लिगेशन है, नैतिक बाध्यता है हमारी, ठीक है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर द मोरल एब्लिगेशन, नैतिक दायित्व हैं हमारे, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। क्यों ऐड किए गए? हमें ये ध्यान दिलाने के लिए भैया, आपको फंडामेंटल अधिकार तो दिए गए हैं, मौलिक अधिकार तो आपको हमारे संविधान में दिए गए हैं, लेकिन आपके अपने कर्तव्य भी हैं। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ-साथ चलते हैं। प्रत्येक नागरिक को ये याद दिलाने के लिए, ये उसके ज़हन में रखने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ज़िक्र भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, आर्टिकल 51 ए के ए से लेकर के तक है, ठीक है? ये मॉरल ऑब्लिगेशंस आप लोगों की हो जाती है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो दे रिफ्लेक्ट द एंशिएंट इंडियन वैल्यूज़। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंशिएंट इंडियन वैल्यूज़ को दर्शाती है, और एंशिएंट इंडियन वैल्यूज़ में किसकी बात हुई है? राइटियसनेस यानी धर्मपरायणता, डिसिप्लिन अनुशासन की बात हुई है, और नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने राष्ट्र के प्रति आपके कर्तव्य की बात हुई है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में याद दिलाती है। अनुशासन के बारे में, यानी प्रत्येक नागरिक अनुशासन से रहे, प्रत्येक नागरिक की राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, और प्रत्येक नागरिक धर्म के अनुसार काम करे। इसी चीज़ को फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंश्योर करती है। दीज ड्यूटीज़ वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ये आपको याद रखना है। 1976 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, संविधान सुधार हुआ था, कौन सा? 42, और उसके माध्यम से ये जोड़ा गया। यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब हमारे संविधान में शामिल किया गया? 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से स्वीकार किया गया। दे आर लिस्टेड इन आर्टिकल 51 ए क्लॉज ए टू क्लॉज के, पार्ट 4th ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें कहाँ जिक्र किया गया है मौलिक अधिकारों का? मौलिक अधिकारों का हमारे संविधान का पार्ट 4 ए है, उसके अंदर आर्टिकल 51 ए के क्लॉज ए से लेकर के तक जो है, उनके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र किया है। तो हमारे संविधान का चौथा ए भाग, हमारे संविधान का चौथा ए भाग, उसमें आर्टिकल 51 ए के क्लॉज ए से लेकर के तक जो है, उनके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र किया गया है। While not legally enforceable like fundamental rights, courts may consider them while interpreting law। देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती है ना, वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होती, यानी कानूनी रूप से उनको आपको बाध्य नहीं किया जा सकता उनको मानने के लिए, क्योंकि वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। फंडामेंटल राइट्स तो आपके लीगल राइट्स होते हैं, आप उनको कोर्ट के अंदर चुनौती दे सकते हो, लेकिन आप मौलिक कर्तव्यों को कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, या मौलिक कर्तव्यों को कानून के दायरे में बांध करके लागू नहीं कराया जा सकता। लेकिन हमारा न्यायालय जो है, कोर्ट्स जो हैं, में कंसीडर देम व्हाइल इंटरप्रेटिंग लॉज। जब हमारी जुडिशरी को किसी न्याय की, किसी कानून की व्याख्या करनी हो, तो वो इनका सहारा ले सकते हैं, इनकी व्याख्या, कानून की व्याख्या करने में। दे हेल्प इन नेशन बिल्डिंग। देखो, मौलिक कर्तव्य क्या करते हैं आपके? फंडामेंटल ड्यूटीज नेशनल बिल्डिंग, यानी राष्ट्र निर्माण में, प्रोमोटिंग यूनिट, एकता को बढ़ाने में, हार्मनी, लोगों के बीच सामंजस्य की भावना को बढ़ाने में, और नागरिक भावना को बढ़ाने में,
अपना अहम किरदार निभाती है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का काम क्या हो गया? फंडामेंटल ड्यूटीज़ नेशन बिल्डिंग में काम करेगी, यूनिटी प्रमोट करने में काम करेगी, अलग-अलग रिलीजन्स, अलग-अलग लोगों के बीच में हार्मनी बनाने का काम करेगी और सिविक सेंस यानी नागरिक भावना को प्रमोट करने का काम हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ करती है। कौन-कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो सकती है? थोड़ा-सा उसके बारे में जान सकते हैं। रेस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल फ्लैग एंड एंथम। आपका राष्ट्रीय गान कहीं बज रहा है, आपका राष्ट्र का झंडा कहीं फहराया जा रहा है या आपका संविधान हो, आपको इनका सम्मान करना ही करना है। ये आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी है। यानी जिस राष्ट्र में आप रह रहे हो, उस राष्ट्र के संविधान का सम्मान, उसके राष्ट्रीय गीत का सम्मान और उसके राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना आपकी क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना ये आपकी क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना रहे, भारत यूनाइटेड बना रहे और भारत की इंटीग्रिटी बनी रहे, अखंडता बनी रहे, ये भई हमारा मौलिक दायित्व है। डिफेंड द कंट्री एंड द रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड। आप देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करने का हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है और जब भी देश सेवा की आवश्यकता पड़े, हम अपने आप को उसके लिए समर्पित करें, यह हमारी राष्ट्रीय ज़िम्मेदारी है, नैतिक ज़िम्मेदारी है। प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड। सभी लोगों के बीच में सौहार्द हो, सभी लोगों के बीच में भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिले, ये भी हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड शो कंपैशन। हम हमारे इस एनवायरनमेंट की रक्षा करें, शो कंपैशन टू द लिविंग क्रीचर्स और जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सब पे कंपैशन, सहानुभूति की भावना रखें, दया की भावना उन के प्रति रखें, ये भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। वैल्यू एंड प्रिजर्व इंडियाज हेरिटेज। जो भारत की सांस्कृतिक विरासतें हैं, हम उनको क्या करें? हम उनको संजोएं, हम उनको प्रिजर्व करें, है ना? ये हमारी जिम्मेदारी है। यानी हमारी जो राष्ट्रीय धरोहरें हैं, हमारी जो प्राचीन बिल्डिंग है, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, उसकी सुरक्षा करने का दायित्व भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड द ह्यूमनिज्म। वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को अपनाएं, ये भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर। सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट स्थान हम प्राप्त करें और हमारा राष्ट्र भी उसी दिशा में आगे बढ़े, ये सुनिश्चित करना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो ये हमारी कुछ नेशनल ड्यूटीज है जिनके बारे में मैंने यहाँ पर जिक्र किया है, बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसे ध्यान में रखना है। लीगल स्टेटस की बात कर लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज का लीगल स्टेटस क्या है, थोड़ी सी उसकी हम जिक्र कर लेते हैं। लीगल स्टेटस की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जुडिशियबल, यानी न्यायालय में इसको या न्यायालय या सॉरी कानून के माध्यम से इसको लागू नहीं किया जा सकता है। दे कैन नॉट बी एनफोर्स बाई कोर्ट। नॉन जुडिशियबल है, इनका प्रकृति ही ऐसी नहीं है जिसको कानून के माध्यम से आप लागू कर सकें, क्योंकि ये तो क्या है? मोरल ड्यूटीज है, नॉन जुडिशियबल है, इसीलिए जस्टिसिएबल है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिस, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ये करेंगे, संविधान में कहाँ जिक्र है? तो आर्टिकल 51 ए के ए से लेकर के तक पार्ट 4 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान का चौथा भाग है। हमारे संविधान के पार्ट 4 ए के अंदर आर्टिकल 51 ए के ए टू के सेक्शन के अंदर हमारे किसका जिक्र किया गया है? इन फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र किया गया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 1976 में जब इमरजेंसी पीरियड को लागू किया गया था, यानी आपातकाल जब भारत के अंदर लगा था, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और उसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर हमारी इन फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। इंस्पिरेशन कहाँ से आई है? इंस्पायर्ड बाय द यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन टू इनकलकेट द ड्यूटी कॉन्शियसनेस अमंग द सिटीजन। जो सोवियत संघ का संविधान था ना, उस संविधान से हमने ये लिए। कहाँ से आई इंस्पिरेशन? यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी सोवियत संघ उस समय हुआ करता था, उस सोवियत संघ के संविधान से हमने इन फंडामेंटल ड्यूटीज के कॉन्सेप्ट को लिया है। और क्यों लिया है? ताकि सभी नागरिकों के अपने कर्तव्य का बोध भी हो। हमने सभी नागरिकों को क्या दे दिए? मौलिक अधिकार तो दे दिए, लेकिन उनके मौलिक कर्तव्यों का भी हमारे सभी नागरिकों को पता हो, सभी नागरिकों को इसका बोध हो, इसके लिए इन फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया गया है। मोरल नेचर की अगर बात करें तो दीज आर मोरल एंड सिविक ऑब्लिगेशन। ये नैतिक जिम्मेदारी है, ये नागरिकों के कर्तव्य हैं। नॉट पनिशेबल इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर देयर वायलेशन। अगर कोई इनको तोड़ भी देता है ना, तो उसके लिए किसी प्रकार की कोई दंड की व्यवस्था नहीं की गई, बल्कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें हमारी नागरिक भावना है कि हमें हमारे देश के कर्तव्यों को देश के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करना है। जुडिशियल अप्रोच एंड द रोल ऑफ गवर्नेंस। जुडिशियल रिकॉग्निशन। कोर्ट्स, अब जुडिशियल अप्रोच देख लेते हैं। कोर्ट्स हैव अपहेल्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन मेनी जजमेंट्स इवन दाउ दे आर नॉट एनफोर्सेबल। तो कई ऐसे निर्णय हमारे न्यायालयों ने लिए हैं, हमारे कोर्ट्स ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिनमें मौलिक जो हमारे कर्तव्य हैं, फंडामेंटल जो हमारी ड्यूटीज हैं, उनके इंपॉर्टेंस को उन्होंने स्वीकार किया है। भले ही
कानून के माध्यम से ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे लिए एनफोर्सेबल नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कई ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसके अंदर हमारी इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के इम्पोर्टेंस को उन्होंने एक्नॉलेज किया है, स्वीकार किया है। रोल क्या हो सकता है इनका लॉ बनाने में? Parliament can make the laws to implement specific duties, प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, रिस्पेक्टिंग नेशनल सिंबल्स। देखो, हमारी संसद के पास अधिकार है। किस चीज़ का अधिकार है कि हमारी संसद कानून बना सकती है। किस चीज़ के लिए कानून बना सकती है? कुछ स्पेसिफिक ड्यूटी, कुछ स्पेसिफिक, कुछ विशेष कर्तव्यों को लागू करने के लिए। जैसे हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन अगर नहीं किया तो पूरी मानवता के लिए ये खतरा बन सकता है। इसीलिए हमारी संसद अगर चाहे तो इस एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई लॉ बना सकती है। हमारे राष्ट्र के सिंबल्स जो हैं, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करना, है ना? इस राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, इसके लिए भी चाहे तो हमारी संसद कानून बना सकती है। इंपॉर्टेंट केस देखें, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है? लिंक्ड एनवायरनमेंट विद ड्यूटी अंडर द आर्टिकल 51G। एक ऐसा ही केस आया था एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ था, जिसमें लिंक्ड एनवायरनमेंट विद ड्यूटी, लिंक्ड एनवायरनमेंट विद ड्यूटी का मतलब पर्यावरण को मौलिक कर्तव्य आपका माना गया था। ऐसा ही था एआईएमएस स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एआईएमएस 2001, ड्यूटीज आर वाइटल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। एक और केस आया था स्टूडेंट्स यूनियन बनाम एआईएमएस 2001 और स्टूडेंट्स यूनियन बनाम एआईएमएस के दोनों के अगेंस्ट में केस आया था, जिसके अंदर संविधान के संतुलन हेतु कर्तव्य को आवश्यक बताया गया था। एजुकेशनल प्रमोशन की बात करें तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिकमेंडेड दैट फंडामेंटल ड्यूटीज बी टॉट इन स्कूल। रंगनाथ मिश्रा कमेटी एक आई थी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना था। रंगनाथ मिश्रा कमीशन कमेटी की ने एक सिफारिश की थी, और क्या सिफारिश की थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज बी टॉट इन स्कूल। इन फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में स्कूल्स के अंदर पढ़ाया जाना चाहिए। पब्लिक इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो हेल्प्स इन डेवलपिंग द सिविक सेंस। नागरिक भावनाओं को विकसित करने में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज अहम किरदार निभाती है। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्र भक्ति की भावना और राष्ट्रीय अनुशासन की भावना को सुनिश्चित करने में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है एक अहम किरदार निभाती हैं। दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एथिकली बाइंडिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशनली सिग्निफिकेंट। भले ही कानूनी रूप से ये हमारे लिए बाध्यकारी तो नहीं हो, भले ही कानूनी रूप से इनको लागू ना करवाया जा सकता हो, लेकिन फिर भी फंडामेंटल ड्यूटीज नैतिक रूप से हमें क्या करती है? बाध्य करती है राष्ट्र के प्रति अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए, और हमें क्या करती है? हमारे मौलिक कर्तव्यों को अनिवार्य रूप से राष्ट्रहित के अनुरूप हम काम करें, इस हेतु उन्हें बाध्यकारी बनाती है एंड कॉन्स्टिट्यूशनली सिग्निफिकेंट। और यही कारण है कि संवैधानिक रूप से इनका अपना एक अलग महत्व है, अलग एक स्थान है, क्योंकि राष्ट्र गौरव की भावना हो, राष्ट्र की एकता की भावना हो, राष्ट्र की अखंडता की भावना हो, राष्ट्रभक्ति की भावना हो, राष्ट्र के सम्मान की भावना हो, इन सभी में मौलिक कर्तव्य जो हमारे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी है, वो एक अहम किरदार को अदा करती है। यहीं पे आके यूनिट 3 एंड होती है। अब यूनिट 4 की अगर साथियों हम बात करें तो यूनिट 4 जो है आपके थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिकल पार्ट इसके अंदर रखा गया है। इसके अंदर आपका कोई डे टू डे नेशनल लाइफ थ्रू ग्रुप डिस्कशन, जीडी और प्रोजेक्ट रखे गए हैं। कंडक्ट वर्कशॉप को रखा गया है। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ए सर्वे, मिनिमम 25 रिस्पॉन्स इन सर्वे भी इसके अंदर रखा गया है। स्टूडेंट्स में शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड वैल्यूज फ्रॉम ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसमें हो सकती है एंड एनी अदर प्रैक्टिकल डिसाइडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो यूनिवर्सिटी ने जो चौथा पार्ट आपका डाला है, ये पूरा का पूरा क्या है? प्रैक्टिकल बेस्ड है। इसमें यूनिवर्सिटी आपको किसी भी एक चीज़ को करने के लिए कह सकती है, और वो नंबर यूनिट 4 के उसी प्रोजेक्ट, सर्वे या फिर ग्रुप डिस्कशन के ऊपर बेस्ड होंगे। यानी 3 यूनिट आपकी थ्योरेटिकल दी गई है, जहाँ से आपका पेपर आने वाला है। और ये आपके पेपर का 4th पार्ट जो है, ये किससे डील करता है? ये आपका पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच है, जिसके अंदर ग्रुप डिस्कशंस हैं, जिसके अंदर प्रोजेक्ट हैं, वर्कशॉप हैं, जिसके अंदर आपके सर्वे हैं, और जिसके अंदर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। तो कोई सा भी यूनिवर्सिटी एक प्रोजेक्ट आपको दे सकती है, और उस प्रोजेक्ट के जो अपने नंबर होंगे वो अलग से इस पेपर में शामिल किए जाएंगे। तो ये आपका पूरा का पेपर था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज था, वीएससी का। उम्मीद करता हूँ आपकी ये पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस पेपर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर बन सकते हैं, जल्दी ही उसका भी एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो बने रहिए अपने चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सी यू, बाय।